तो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्लास 12th का हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस नाम से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्वेश्चन आंसर वाले सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे लिक्विड्स की, ऐसे सॉलिड्स की, ऐसे गैसेस की विच आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब क्लास 12th में आपने ये टॉपिक पढ़ा था, तो थोड़ा सा हम उसको भी रिवाइज करेंगे कि नेचर में एक तो होते हैं हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरे होते हैं हमारे पास मिक्सचर्स। चलिए, अब मिक्सचर जो होते हैं हमारे पास उसमें कई सारी वैरायटीज होती हैं। प्योर सब्सटेंसेस की मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट देम कि हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। मिक्सचर्स का ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती हैं। कुछ होते हैं हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर और कुछ होते हैं हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। अब इनके बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स आपने बचपन से ही पढ़ते भी आए होंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, और दूसरा हमारे पास होते हैं जो कोलॉइड्स होते हैं, जो सोल्स होते हैं, वो भी हमारे पास आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। सो कोलॉइड्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस की अगर हम बात करें, हेट्रोजीनियस में आता है हमारे पास सस्पेंशंस, या जो प्रेसिपिटेट वगैरह हमारे पास सॉल्यूशंस में बनते हैं, दे आल्सो कम इन द heterogeneous kind of mixture. So today we will be starting with the true solutions which are a type of homogeneous mixtures only. चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। अच्छा, सॉल्यूशंस हमने पढ़ लिया कि यार होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन ये मिक्सचर होते किसके हैं? व्हाट आर दीज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ? जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो बेसिकली हमारे पास दो चीज़ों का मिक्सचर हो सकता है, तीन चीज़ों का मिक्सचर हो सकता है, चार चीज़ों का भी मिक्सचर हो सकता है, पांच चीज़ों का भी मिक्सचर हो सकता है। मिक्सचर होना चाहिए हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, और होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, ये दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर मिक्सचर की बात करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर में कई टाइप की और वेराइटीज आ जाती हैं। हमारे पास हो जाएगा या तो एक टू कॉम्पोनेंट सिस्टम, और हमारे पास हो जाएगा फिर थ्री कॉम्पोनेंट सिस्टम। ऐसे सिमिलरली वी कैन गो ऑन अप टू लाइक थ्री कंपोनेंट, फोर कंपोनेंट, फाइव कंपोनेंट, सिक्स कंपोनेंट, पॉली कंपोनेंट, कितने भी कंपोनेंट्स का हमारे पास मिक्सचर हो सकता है। जब हम टू कंपोनेंट मिक्सचर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्योंकि दो कंपोनेंट है, दो के लिए हम टर्म यूज करते हैं बाई। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं, दीज आर बाइनरी सॉल्यूशंस, एंड दिस इज द ओनली टॉपिक, ओनली काइंड ऑफ सॉल्यूशन दैट वी हैव टू डिस्कस इन आवर सिलेबस फॉर क्लास 12th। ठीक है जी। अच्छा, हमने क्या बात की? दैट वी विल बी स्टडिंग अबाउट बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अगेन जो हमने समझा, दे आर टू कंपोनेंट होमोजीनियस मिक्सचर्स। मतलब इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा कंपोनेंट वन और दूसरा होगा क्या? कंपोनेंट टू। अब दोनों कंपोनेंट को हमें एक चीज बहुत बेसिक से समझनी है कि दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो दूसरे कंपोनेंट को मिक्स करवाएगा। अगर हमारे पास कंपोनेंट वन को मैं वो बोल रहा हूं कि कंपोनेंट वन is the component of the binary solution which is allowing the other component to mix in itself, तो इस टाइप के कंपोनेंट को हम बोलते हैं that this is my solvent component। तो सॉल्वेंट कौन होगा? जो किसी भी दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घोलेगा, अपने अंदर मिक्स कराने की प्रॉपर्टी रखेगा, उसको मैं बोलूंगा दैट इट इज अ सॉल्वेंट। और दूसरा कंपोनेंट हमारे बाइनरी सॉल्यूशन का क्या होगा? दिस मस्ट बी अ
सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्यूट वो कंपोनेंट होगा हमारे बाइनरी सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट में मिक्स होगा। तो सॉल्यूट हमारे पास मिक्स होगा और सॉल्वेंट हमारे पास मिक्स करेगा। तो मिक्सचर्स के हम दो कंपोनेंट समझ चुके हैं, एक तो हमारे पास सॉल्वेंट होना चाहिए और एक हमारे पास सॉल्यूट होना चाहिए। अगर मेरे पास एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट का कोई भी सिस्टम है तो मैं उसको एक बाइनरी सॉल्यूशन बोल सकता हूं। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, उसमें सॉल्यूट का होगा। अब आपकी एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है दैट एज पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपके मिक्सचर में कम अमाउंट में सब्सटेंस होगा, कम अमाउंट में कंपोनेंट होगा, दैट कंपोनेंट विल बी योर सॉल्यूट। एंड जो भी ऐसा कंपोनेंट होगा जो ज्यादा अमाउंट में होगा, दैट विल बी योर सॉल्वेंट। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज जस्ट अ थंब रूल। एक्चुअल में आपके पास जो डेफिनेशन आती है कि जो भी आपके सॉल्यूशन में दूसरे कंपोनेंट को मिक्स करवाएगा, दैट विल बी योर सॉल्वेंट। एंड जो दूसरा कंपोनेंट आपके सॉल्वेंट में मिक्स होगा, दैट विल बी योर सॉल्यूट। इतना क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब सॉल्यूशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब घर पे भी आप बहुत टाइप के सॉल्यूशंस यूज करते हो, जब चाय बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो, बहुत तरीके के सॉल्यूशंस हम देखते हैं। एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन मान के चल लेते हैं कि आपके पास भाई एक ग्लास है, इस ग्लास में आपने भरा हुआ है पानी। अब इस पानी में मैं क्या करता हूं, मैं इस पानी में चीनी घोल देता हूं, मैं इसमें शुगर ऐड कर देता हूं। शुगर कौन सा ले रहे हैं हम? सुक्रोज शुगर ले रहे हैं, C12H22O11। ठीक है, इसमें मैंने कुछ अमाउंट ऑफ शुगर ऐड किया मेरे सॉल्यूशन में। अच्छा, मैंने ऐड किस में किया है? कौन मेरे पास घोलेगा? मेरे पास वाटर घोलेगा, H2O। और मैं घोल किसको रहा हूं? मैं घोल रहा हूं शुगर को। तो हमारे पास शुगर जो होगा, दैट विल बी योर सॉल्यूट। एंड जो वाटर होगा, दैट विल बी योर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास जो वाटर है, दैट विल बी द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो इस शुगर को, इस सेकंड कंपोनेंट को अपने अंदर मिक्स करेगा, अपने अंदर घोलेगा। बिना पानी के ये शुगर अपने आप नहीं घुलेगा, या चीनी को अगर मैं नमक के साथ रख दूं तो वो उसमें नहीं घुलेगी। दैट विल बी अ हेट्रोजीनियस काइंड ऑफ सॉल्यूशन। उसके बारे में हम वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर। बट पर्टिकुलरली अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो H2O हमारे पास सॉल्वेंट होगा और शुगर हमारे पास सॉल्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो मेरे पास सॉल्यूशन था, ये जो दिस सॉल्यूशन दैट आई मेड, दिस इज कॉल्ड अ शुगर सॉल्यूशन। नाउ इन दिस शुगर सॉल्यूशन, अगर मुझे बताना है कि ये मेरे पास सॉल्यूशन कैसा है, किस चीज का है, ये तो मैंने बता दिया। दिस इज अ एक्वस शुगर सॉल्यूशन, बिकॉज ये पानी में मैंने चीनी को घोल के सॉल्यूशन बनाया। तो एक्वस शुगर सॉल्यूशन तो है, बट मैं कैसा बताऊंगा कि ये सॉल्यूशन कैसा है? मैं बोलूंगा कि ये चीनी का सॉल्यूशन है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा, दिस विल बी स्वीट इन टेस्ट, ये मीठा होगा। राइट? अच्छा, ये तो हम बहुत लेमन टर्म्स में बात कर लेते हैं। अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन को डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इस एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में मैं पानी का सॉल्वेंट लूंगा, वाटर विल बी योर सॉल्वेंट, एंड योर सॉल्यूट विल बी, लेट अस सपोज NaCl सॉल्ट ले रहे हैं तो NaCl विल बी योर सॉल्ट, दिस विल बी योर सॉल्वेंट। नाउ दिस काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन, दिस विल बी salty in taste, very simple to understand। बट ये जो अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज ओनली द क्वालिटेटिव परस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन दैट वी आर डिस्कसिंग। हमारे पास या तो सॉल्यूशन, चीनी का सॉल्यूशन मीठा होगा, नमक का सॉल्यूशन नमकीन होगा, लेकिन कितना नमकीन होगा और कितना मीठा होगा, ये मैं कैसे बता पाऊंगा? अब ये तो बहुत सिंपल से समझने की बात है कि अगर आपने चीनी ज्यादा डाल दी सॉल्यूशन में तो मेरे पास सॉल्यूशन ज्यादा मीठा होगा, नमक ज्यादा डाल दिया सॉल्यूशन में तो ज्यादा नमकीन होगा। लेकिन ये जो हमारे पास सॉल्टी या फिर स्वीटनेस की प्रॉपर्टी है, दिस इज जस्ट द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन।
क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है कि मुझे पता है मैंने इसमें शुगर डाला है तो ये शुगर और H2O का मिक्सचर है, ये मैंने नमक डाला है ये मेरे नमक और पानी का मिक्सचर है। बट हमारे पास जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है कि भाई वो कितना सॉल्टी होगा या कितना स्वीट होगा, दिस विल वेरी कि आपने कितना पानी लिया था और कितना उसमें शुगर डाला है, या फिर आपने कितना पानी लिया था और कितना उसमें नमक डाला है। तो हमारे पास जितना सॉल्टी होगा वो दोनों ही चीजों पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना लिया था हमने और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना था हमारे पास। तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव, हाँ जी, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सॉल्यूशंस। जब भी अब आगे मैं सॉल्यूशंस लिखूंगा इसका सिंपल से यही मतलब है कि मैं बाइनरी सॉल्यूशंस की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन इज द ओनली पार्ट दैट इज इन योर सिलेबस फॉर क्लास 12th as well as for NEET as well as for JEE mains and advanced. Do not have 3 component or 4 component systems. The only thing that is in our syllabus is binary system, 2 component system, and आगे मैं जो भी लिखूंगा सॉल्यूशंस के बारे में that will be valid for 2 component systems only। ठीक है जी। जब मैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करता हूं उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं करूंगा मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसी कि मेरे पास कितना मैंने सॉल्ट डाला और कितने पानी में डाला, कितना ग्राम पानी था, कितना ml पानी था, कितना ml सॉल्यूट था, कितना मिलीग्राम मेरे पास सॉल्यूट था। तो ये सब चीजें अगर मैं क्वांटिफाई कर पा रहा हूं, आई एम एबल टू असाइन सम नंबर ऑन टू इट, देन मैं कहूंगा कि मैं उसके सॉल्यूशन के एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब जब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारे पास उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी है। अब कंसंट्रेशन को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जब आपने इक्विलिब्रियम का चैप्टर किया था उसके बारे में भी यू हैव स्टडीड अ बिट अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स, एंड इन इवन इन योर मोल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11th यू आल्सो हैव स्टडीड अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स। जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे सिलेबस में जो अब हमको पढ़नी है 12th क्लास में जो हमको बेसिकली पढ़नी है वो सेम ही है जो आपने शायद पिछले मोल कॉन्सेप्ट में 11th क्लास में थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें नई भी ऐड होंगी जो आप नई सीखेंगे। ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मेरे पास कंसंट्रेशन सबसे सिंपल अगर मुझे कोई बतानी है दैट इज परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म। अब परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स कैसी होती हैं हमारे पास, अभी हमारे पास कई वैरायटी की होती हैं। बेसिकली हम तीन की बात करने वाले हैं यहाँ पे। पहला जो होगा हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का इतना सा मतलब है कि इसमें आप बात करेंगे कि कितना ग्राम्स वेट, कितना वेट ऑफ योर सॉल्यूट यू हैव एडेड इन हाउ मच अमाउंट ऑफ योर सॉल्वेंट। सो वी आर डिस्कसिंग द वेट ऑफ द सॉल्यूट and the volume of your solution, oh sorry, the volume of your right solution। अच्छा, अब यहाँ पर ना इन चीज़ों को थोड़ा सा हम टेक्निकली समझेंगे कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम टर्म है ये सॉल्यूट भी हो सकता है, ये सॉल्वेंट भी हो सकता है, बट दैट विल वेरी कि हमारे पास किस टाइप का सॉल्यूशन है उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड सॉल्यूट है, हमारे पास क्या है, नमक का पानी ही है। मेरे पास एक मैंने बीकर लिया, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला। अब कितना पानी डाला मैंने डाला इसमें मान लेते हैं 100 ml ऑफ वाटर। अच्छा, 100 ml ऑफ वाटर डाल दिया मैंने। अब इसमें मैं ऐड क्या कर रहा हूं, अब मान लेते हैं मैं इसमें ऐड कर रहा हूं 5.76 ग्राम्स ऑफ योर NaCl सॉल्ट। ठीक है, मैंने 100 ml पानी में 5.76 ग्राम मेरा सॉल्ट डाल दिया। अब मुझे अगर इसका कंसंट्रेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तो मैं इसको कैसे बताऊंगा? मैं इसको सिंपली बताऊंगा कि मेरे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन विल बी
amount of solute in grams divided by your volume of solvent. ठीक। अच्छा, लेकिन ये तो हम रेशो तो समझ गए, दिस इज द वेट बाय वॉल्यूम का रेशो, दिस इज योर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स एंड दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन दिस इज परसेंटेज। अगर ये परसेंटेज है तो मुझे ये जो मेरे पास रेशो आई है इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन पता होने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है? आपको जानना जरूरी है कि आपके सॉल्यूट का वेट क्या होगा इन ग्राम्स और आपके पास सॉल्वेंट का वॉल्यूम क्या होगा इन मिलीलीटर्स। अगर आपको ये दो चीजें पता हैं तो आप वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए यू कैन कैलकुलेट। चलो एक बार इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है? एग्जांपल में हमारे पास सेम एग्जांपल है कि वी हैव 100 ml ऑफ वाटर and you have added into this 5.76 grams of NaCl। अच्छा, हमारे पास सॉल्यूट क्या हो जाएगा? NaCl विल बी योर सॉल्यूट, बिकॉज NaCl तो पानी को नहीं घोलेगा, पानी ही NaCl को घोलेगा। तो दिस विल बी योर सॉल्यूट एंड इसका अमाउंट कितना है, इसका हमारे पास वेट कितना है? दिस इज 5.76 ग्राम्स। अच्छा, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? दिस इज 100 ml। तो अगर मुझे फॉर्मूले में पुट करके इसमें से कुछ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? दैट योर परसेंटेज वेट by volume concentration of your system, of your solution will be weight of NaCl divided by volume of H2O multiply by 100। अच्छा, this should be in your grams, this should be in your milliliters, right। तो weight हमारे पास कितना है? 5.76 है, तो आपने यहां पे लिख दिया 5.76 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O कितना है? 100 ml था, तो 100 ml को आपने इधर लिख दिया। मल्टीप्लाई में क्या है? 100 है। इसको आप कट जाएगा पूरा का पूरा, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 5.76 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा, अगर आपको सॉल्यूट का अमाउंट दिया है, सॉल्यूट का आपको वेट दिया है, आपको सॉल्वेंट के लिए वॉल्यूम दिया हुआ है, इफ दीज टू थिंग्स आर गिवन टू यू, यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन of the solution by simply dividing the two quantities that are given to you and multiplying that by 100. So we have got percentage weight by volume solution of this particular example as this much. इतना हमको समझ में आ गया। लेकिन दूसरे केस में हमारे पास क्या हो सकता है कि हमको ये चीजें ना गिवन हो, ये दोनों ही चीजें हमको ना गिवन हो, हमें क्या दे दिया जाए? हमें दे दिया जाए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो उससे आप कैसे बताओगे कि आपका सॉल्यूशन में किस चीज की क्वांटिटी कितनी है, आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, आपका वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? हाउ विल यू जज दैट? तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। मान लेते हैं यू हैव अ सॉल्यूशन विच इज 10% weight by volume aqueous NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपके पास सॉल्यूशन है। अच्छा, आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा, आपको कभी भी क्वेश्चन में ये चीज निकालने को नहीं बोला जाएगा। आपको गिवन होगा दैट यू हैव बीन गिवन अ 10% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अच्छा, ऐसा अगर आपको सॉल्यूशन गिवन है तो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NaOH, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। मोलैरिटी के बारे में भी और हम आगे बात करेंगे, बट उन सब चीजों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो मेरे पास 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है इसका क्या मतलब है। इसका मेरा बड़ा सिंपल सा मतलब है, आपको ये जो 10 दिख रहा है ये होगा हमारे पास वेट ऑफ योर सॉल्यूट। आपको जो ये परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 ना। तो आपके पास जो भी 100 होगा दैट विल बी योर
सेकेंड पार्ट है विच इज द वॉल्यूम। तो आपको अगर बताना है कि एक्वस NaOH सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaOH था या कितना ml आपके पास वाटर था या सॉल्यूट था या सॉल्वेंट था, तो वो आप कैसे बताओगे? आप सिंपली बात करोगे दैट इन दिस सॉल्यूशन विच इज 10% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस NaOH सॉल्यूशन, योर 10 grams will be the weight of your NaOH एंड कितना हमारे पास सॉल्यूशन होगा? 100 ml का सॉल्यूशन होगा, बिकॉज दिस इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि मेरे पास सॉल्यूट हमारे पास अगर 10 ग्राम है, तो क्या 10 ग्राम का कोई वॉल्यूम नहीं है? 10 ग्राम का भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, बट एज कंपेयर टू 100 ml ऑफ योर वाटर, सॉल्ट का, एक सॉलिड सॉल्ट का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है दैट इज नेग्लिजिबल। अब क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, आपके पास 5.76 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज लाइक अ पिंच ऑफ इट, तो इट इज नॉट दैट मच कि वो इसकी ओवरऑल वॉल्यूम में कुछ भी चेंज ला पाए। तो आपके पास जो परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, दिस विल ओनली गेट यू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर इसी को आप कह सकते हो दैट दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज वेल अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस विल बी अबाउट 100 ml। नाउ सॉल्यूशन का सिर्फ अप्रोक्सीमेट है ये, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि हमारे पास सॉल्ट का कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, बट अदरवाइज हम क्या बोलेंगे दैट दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ योर सॉल्वेंट। आई होप दैट इज वेरी वेरी मच क्लियर। अगर हमें इसका एक और एग्जाम्पल करना है, तो एक और एग्जाम्पल हम इसका कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन गिवन है दैट इज let us take that to be 5% weight by volume solution of कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है, और किसी सॉल्यूशन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, किसी और की करेंगे, वो आगे जाके करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सारे सॉल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं वो पानी में है। तो अगर इसमें आपको पूछ लिया जाए कि आपके पास वेट कह लो या फिर मास कह लो, फिजिक्स वाले थोड़े से मास में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, वेट में थोड़ा सा कम रहते हैं, तो वेट ऑफ योर सॉल्यूट विल बी हाउ मच? इट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट का वेट, एंड दिस विल बी 5 grams, and what will be your volume of solvent, या फिर हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं सॉल्यूशन भी, दिस विल बी योर 100 ml। बहुत सिंपल है समझना, राइट? तो ये सब चीजें अगर हम समझ पा रहे हैं, तो इतना टॉपिक हमारे पास पूरा हो गया है कि अगर हमारे को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बताना है किसी का भी, तो उससे हम गिवन कंसंट्रेशन से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बता सकते हैं। एंड अगर हमको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो मैं उससे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी निकाल सकता हूं। अच्छा, ये डायरेक्टली हमारे पास कब वैलिड नहीं है? ये तब वैलिड नहीं है जब मेरे पास जो सॉल्यूट है दैट इज ऑल्सो अ लिक्विड। अभी तो हम क्या ले रहे हैं? सॉलिड सॉल्यूट। कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है? सॉलिड सॉल्यूट है। तो इन केसेस में हमारे पास दिक्कत नहीं है कि वी कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कि हमारे पास सॉल्वेंट कितना होगा। लेकिन अगर हमको बताना है कि भाई कोई इथेनॉल ले लिया या मेथनॉल ले लिया, तो उसका ml में होगा। अब अगर उसका ml में होगा, तो इस टाइप की कंसंट्रेशन अगर हमारे पास हैं जिसमें हमारे पास सॉल्यूट जो है वो भी लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, इसके लिए हम यूजुअली वेट बाय वॉल्यूम वाला जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है उसको हम कम यूज करते हैं। उसके लिए हम एक नई कंसंट्रेशन यूज करते हैं विच इज ऑल्सो अ परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म, जो हमारे पास बी वाली हो जाएगी। इसका नाम होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का बहुत सिंपल सा मतलब होगा। क्या मतलब होगा भाई? इसका सिंपल सा ये मतलब होगा कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है। तो इस केस में हमारे पास अगर मुझे परसेंटेज कंसंट्रेशन बतानी है, तो वो मैं कैसे बताऊंगा? ये परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विल बी योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by your volume of solution। अच्छा, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगी? दिस विल बी
द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब एग्जांपल भी देख लेते हैं इस टाइप के सॉल्यूशन का कैसे आएगा हमारे पास एग्जांपल। हमारे पास मान लेते हैं कि मेरे पास एक बीकर था, उसमें 60 ml मेरे पास था वाटर H2O। अच्छा, इसमें मैंने डाला क्या है, इसमें मैंने डाल दिया है इथेनॉल C2H5OH। कितना डाला है, मान लेते हैं मैंने 10 ml डाला है। ठीक है, अगर मेरे पास इस टाइप का कुछ सिस्टम है, या इसको 10 नहीं लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 30 ml ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमने ऐसा कुछ डाला है तो मैं इसकी परसेंटेज वेट बाय वेट कंसंट्रेशन कैसे बताऊंगा। तो बहुत सिंपल है बताना। मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है 30 ml, और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है 60 ml। अच्छा, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई 30 ml इसका डाला, 60 ml इसका डाला, वो 100 हो गया, 30 हो गया, कुछ भी हो गया। दिस विल बी डायरेक्ट समेशन ऑफ दीज टू सॉल्यूशन। अब इसको भी समझेंगे कि क्यों वैलिड नहीं है, क्यों हमारे पास वॉल्यूम भी थोड़ा चेंज होता है, जब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए वी कैन जस्ट रिज्यूम कि हमारे पास जो नेट वॉल्यूम आएगा, दिस विल बी 60 + 30, सो दिस विल बी योर 90 ml का सॉल्यूशन। राइट, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज 90 ml, एंड दिस 30 ml इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अगर ऐसा कुछ है हमारे पास तो बहुत इजीली मैं इसकी कंसंट्रेशन भी निकाल सकता हूं। द कंसंट्रेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी 30 डिवाइडेड बाय 90 इनटू में 100। तो ये आ जाएगी हमारे पास 1/3 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है ये भी, कि हमारे पास जितना भी वॉल्यूम होगा उसका 1/3 जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो सॉल्यूट होगा। टोटल सॉल्यूशन का 1/3 मेरे पास सॉल्यूट होगा। इतना मुझको समझ में आ पा रहा है। अगर मुझे इतना समझ में आ पा रहा है तो इसको वैसे मैं आगे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। दिस विल कम आउट टू बी 0.33% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो इस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस को, अच्छा शायद मैंने 100 से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई भी कर लो। This will be multiplied by 100 and this will come out to be 33%. This will come out to be 33.33 percentage volume by volume. So this will be your concentration of such kind of a solution जिसमें 60 ml आपके पास क्या था, सॉल्वेंट था, और 30 ml आपके पास क्या था, एथेनॉल था। ठीक है, सो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन जिसके आपके पास सॉल्यूट जो है वो भी आपके पास लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है H2O वो भी आपके पास लिक्विड है। दिस काइंड ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम। ठीक है, अब इसके बारे में आगे कंसिडरेशन टर्म्स पढ़ें, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो होगा सॉल्यूशन कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। आपके वो डिपेंड करता है कि आपके पास सॉल्यूट क्या है, आपके पास सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, अगर आपके पास सॉल्यूट गैस है तो आपके पास सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं। गैस में आपके गैस को आप वाटर में घोल सकते हो भाई, वाटर में ले लो तो लिक्विड। योर सॉल्वेंट कैन बी लिक्विड, योर सॉल्वेंट कैन बी अ गैस ओनली, एंड योर सॉल्वेंट कैन बी सॉलिड एज वेल। ठीक है, ऐसी ही अगर मैं, पहला हो गया, दूसरे की बात कर लें। सॉल्यूट में अगर हमारे पास और कौन सा टाइप का हो सकता है, हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट हो सकता है, हमारे पास लिक्विड सॉल्यूट भी हो सकता है, जो हम अभी देख चुके हैं। ठीक है जी, लिक्विड सॉल्यूट, लिक्विड का सॉल्यूशन लिक्विड में भी बनाया जा सकता है, तो योर सॉल्वेंट कैन बी लिक्विड एज वेल। लिक्विड का सॉल्यूशन हमारे पास गैस में भी बनाया जा सकता है, वेरी डिफरेंट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इट इज पॉसिबल दैट योर लिक्विड कैन बी अ सॉल्यूशन इन योर गैसियस फेज। दिस इज ट्रू व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लाउड्स। तो क्लाउड्स हमारे पास क्या है, हमारे पास गैसियस मिक्सचर है, किसका, लिक्विड का, वाटर का। ठीक है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। अच्छा, योर लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तीसरा आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास सॉल्यूट सॉलिड है और आपके पास सॉल्वेंट देन अगेन कुछ भी हो सकता है। योर सॉल्वेंट कैन बी योर गैस, योर सॉल्वेंट कैन बी योर लिक्विड, इसका तो एग्जांपल हम देख भी चुके हैं, एंड योर सॉल्यूशन कैन बी ऑफ सॉलिड एज वेल।
तो ईच काइंड ऑफ सिस्टम इज पॉसिबल। जब आपके पास गैस सॉल्यूट हो और वो लिक्विड में मिक्स हो, वो गैस में मिक्स हो या वो सॉलिड में मिक्स हो, आपके पास एक लिक्विड सॉल्यूट है, वो लिक्विड सॉल्वेंट में, गैस सॉल्वेंट में या सॉलिड सॉल्वेंट में मिक्स है, या फिर आपके पास एक सॉलिड सॉल्यूट है दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन गैस, दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन लिक्विड एंड दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन सॉलिड। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट का नेचर क्या है, उसके हिसाब से हमारे पास सॉल्यूशन कैन वेरी। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है समझनी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा। कि मेरे पास जो मैंने सॉल्यूशन बताया वो हवा में होगा, वो मतलब वो एयर में होगा, वो गैस होगी, या फिर वो एक लिक्विड होगा, या फिर वो एक सॉलिड होगा, तो वो कौन बताएगा? तो वो भी मेरे पास क्या बताएगा, वो मेरे पास बताएगा सॉल्वेंट का हमारे पास फेज क्या है। इफ योर सॉल्वेंट इज लिक्विड योर सॉल्यूशन विल बी लिक्विड, इफ योर सॉल्वेंट इज गैस योर सॉल्यूशन विल बी गैस, इफ योर सॉल्वेंट इज सॉलिड योर सॉल्यूशन विल बी अ सॉलिड सॉल्यूशन। तो उसका फेज जो होगा, उसका जो स्टेट होगा, दैट विल बी अ सॉलिड स्टेट। तो हमारा सॉल्यूशन किस स्टेट में है, किस फेज में है, वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका सॉल्वेंट कैसा था। ठीक है, जिसने घोला वो कैसा था, वो सॉलिड था, लिक्विड था या गैस था। आगे चलते हैं, तीसरी कंसंट्रेशन टर्म जो हम पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज अगेन अनदर परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म, सी वाली हम देख रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। अब वेट बाय वेट से भी आपने अगर दो पढ़ ली हैं पिछली वाली, तो ये भी बहुत इजीली आप समझ पाएंगे कि यहां पर हम किसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे व्हाट इज योर वेट ऑफ सॉल्यूट and divided by what is your weight of solution multiplied by 100। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि हमको क्या चाहिए, हमको वेट चाहिए सॉल्यूट का, किस में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए। आपको वेट चाहिए सॉल्यूशन का, किस में चाहिए, एमएल में चाहिए। ठीक है, दोनों का आपने सॉरी वेट आपको चाहिए यहां पर भी किस में, ग्राम्स में। ठीक है, तो दिस ऑल्सो यू नीड इन ग्राम्स। अगर ये भी ग्राम्स हैं, ये भी ग्राम्स हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इजीली हमारे पास वेट बाय वेट कंसंट्रेशन आ जाएगी किसी भी मिक्सचर की, किसी भी बाइनरी मिक्सचर की। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल में दे दिया जाए कि आपके पास है 10% वेट बाय वेट कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। अच्छा, अगर आपको ये गिवन है दैट यू हैव बिन गिवन अ 10% वेट बाय वेट कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है आपके पास, एक्वस सॉल्यूशन है, पानी का सॉल्यूशन है। तो आप इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन को डिड्यूस कर सकते हो कि ऐसा सॉल्यूशन में क्या क्या होगा आपके पास। तो क्या क्या होगा, बहुत इजी है समझना कि हमारे पास 10% अगर हमको वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है तो 10 क्या होगा हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, और परसेंटेज मतलब 100 जो होगा वो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इससे आप दो से तीन चीजें निकाल सकते हो। पहला तो क्या कि आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो योर वेट ऑफ सॉल्यूट विल बी, weight of solute will be 10, very simple to understand, it will be 10 grams, your weight of solution will be 100 grams। अच्छा, अगर इसमें आपको पूछ लिया जाए कि भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो एक बात समझना, अगर पूरे सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, उसमें 10 ग्राम सिर्फ हमारे सॉल्यूट का विच इज कैल्शियम कार्बोनेट का वेट है, तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है समझनी, कि हमारे पास जो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा दैट विल बी 90 ग्राम्स। क्यों भाई, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन का वेट अगर 100 ग्राम है, उसमें 10 ग्राम वेट से सॉल्यूट का है, तो दूसरे कंपोनेंट का कितना होगा, 90 ग्राम होगा। बहुत सिंपल बाइनरी मैथ है कि 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम इज योर 100 ग्राम का टोटल सॉल्यूशन। तो अगर पूरे सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, आपके पास सॉल्यूट का वेट 10 ग्राम है, तो आपके सॉल्वेंट का वेट 90 ग्राम ही होना चाहिए। बहुत आसान है समझना, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना कि आपके पास आप इस टाइप के कंसंट्रेशन टर्म से कैसे वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट को आप बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है जी, तीन टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो हमने
पढ़ ली हैं वो हमने बहुत अच्छे से समझ ली हैं। अब आगे थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आगे कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हमको पढ़नी है। सो अनदर टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म दैट वी हैव टू स्टडी इज योर मोल फ्रैक्शन। अब बात कर रहे हैं हम मोल फ्रैक्शन की, मतलब मोल्स की फ्रैक्शन होगी, थोड़ा सा नाम से हमें आइडिया लग पा रहा है, लेकिन सर मोल कॉन्सेप्ट तो चैप्टर हमने पढ़ा ही नहीं था, हमको तो याद ही नहीं है क्या पढ़ा था उसमें, नहीं याद होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे अपने क्लास 11th का कि भाई एक मोल होता क्या है। एक मोल बहुत सिंपल है समझना, कि हमारे पास मोल इज लाइक अ डब्बा, एक क्यूब है हमारे पास। अब किस टाइप का क्यूब है भाई? एक ऐसा क्यूब है जिसमें हमारे पास कोई भी पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल हमारे पास किसी भी चीज का हो सकता है, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, किसी का भी हो सकता है। इस डब्बे से मेरा क्या मतलब है? ये एक ऐसा डब्बा है जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही आ सकते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस वन बॉक्स आर फिक्स्ड। कितने होते हैं भाई? ये होते हैं 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक ऐसा डब्बा है हमारे पास मोल, जो जिसमें हमारे पास 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। लेकिन ये जो पार्टिकल हैं ये किसी के भी हो सकते हैं। ये हमारे पास ये पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड के हो सकते हैं, CO2 के हो सकते हैं, ये हमारे पास पार्टिकल मीथेनॉल के हो सकते हैं, CH3OH के हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो डब्बा है किसी और सब्सटेंस का हो सकता है, जैसे कुछ भी मान लो, आपके पास H2 गैस का भी कोई पार्टिकल हो सकता है, राइट। अच्छा, H2 गैस का आपके पास हो सकता है, Cl2 गैस का हो सकता है, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का हो सकता है, आपके पास H2SO4 का हो सकता है। ये आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एक मोल में वो फिक्स्ड रहते हैं, इतना हमको पता है इस डब्बे के अंदर। ये जो हमारा डब्बा है इसी को मैं वन मोल बोल रहा हूँ, और इस वन मोल में 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर ये बात हमको समझ में आ गई है तो इस डब्बे को समझने से के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम है। इन सब के अगर मैं एक मोल का डब्बा उठाऊंगा तो इन सब का ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी सेम, लेकिन क्या डिफरेंट होगा? इन सब का मास डिफरेंट होगा। मेरे पास CO2 का जो हमारे पास टोटल 6.022 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो डब्बा होगा उसका मास होगा हमारे पास 44 ग्राम्स। अगर मेरे पास मेथनॉल का डब्बा है, मेथनॉल के 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसका हमारे पास मास कितना होगा? उसका हमारे पास मास वेरी सिंपली हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है भाई 12, और ये हो जाएंगे 4, प्लस में हमारे पास 16, तो ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 32। तो हमारे पास मेथनॉल के अगर इतने पार्टिकल हैं, मेथनॉल का अगर वो डब्बा है, तो हमारे पास उसके कितने नंबर ऑफ, कितना उसका वेट होगा? दैट विल बी 32 ग्राम्स। अच्छा, अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस का सेम डब्बा है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही होंगे, लेकिन इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इस डब्बे का जो मास होगा दैट विल बी 2 ग्राम्स। अगर मेरे पास क्लोरीन का हमारे पास एक डब्बा है विच हैज 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो Cl2 का जो हमारे पास वेट होगा दैट विल बी 35.5 इंटू 35 प्लस 35.5, दैट विल बी योर 71 ग्राम्स। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का जो डब्बा है, अब उसमें क्या होगा? उसका हमारे पास जो वेट आएगा दैट विल बी 100 ग्राम्स। हमारे पास H2SO4 का जो डब्बा है उसका वेट आएगा हमारे पास 96 ग्राम्स। ठीक है, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मोल का मतलब सेम है। मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही है। इसी को मैं एवोगाड्रो नंबर भी बोलता हूं। दिस इज योर एवोगाड्रो नंबर, जिसको मैं
Na से डिनोट करता हूं। दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज योर एवोगाड्रो नंबर। लेकिन सेम अमाउंट, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो वेट होगा वो पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इस डब्बे में है तो उसका वेट अलग होगा, अगर मेथनॉल हमारे इस डब्बे में है तो उसका वेट 32 ग्राम होगा, हमारे पास H2 अगर इस डब्बे में है तो उसका वेट अलग होगा, Cl2 का अलग होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अलग होगा और H2SO4 का अलग होगा। तो हम मोल के बारे में इतना समझ गए कि डिफरेंट सब्सटेंसेस का अगर एक मोल का मैं मास देखना चाहूं दैट विल डिफर, लेकिन उन सब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास सेम ही होंगे। इतना मैं बहुत अच्छे से शायद समझ पाया हूं। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा मोल हमारे पास होता क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता, वो हमें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये तो हमारे पास हो गया नंबर ऑफ मोल्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास एक मोल का जो मास आया, एक मोल का जो वेट आया, इसको मैं क्या कहता हूं, इसी को मैं कहता हूं मोलर वेट, इसी को मैं कहता हूं मोलर मास। ठीक है, सो दिस इज योर मोलर वेट कह लो या फिर इसी को आप मोलर मास कह लो, बात सेम ही है आपके लिए। आपका जो सब्सटेंस होगा उसके हिसाब से उसका मोलर मास होगा। अब मोलर मास कैसे डिफाइन होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे पढ़ना पड़ेगा, पीछे जाके अपने 11th क्लास में देखना पड़ेगा कि आपके पास एक एटम का कितना मास होता है और डिफरेंट एटम के कितने कितने एटॉमिक यूनिट में मास होते हैं, एएमयू में मास होते हैं। ठीक है, यूनिफाइड जो क्वांटिटी होती है उसमें मास होते हैं, उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इतना पीछे ना जाके मैं थोड़ा थोड़ा जैसे भी आगे आगे चल के बताता रहूंगा कि कैसे आप किसी का भी जो मोलर मास है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कुछ स्पीशीज हैं, जो वेरी कॉमन स्पीशीज हैं, उनका मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और हमारे पास दो ऑक्सीजन है। एक कार्बन का एटम का मास कितना होता है, ये होता है हमारे पास 12 ग्राम। 12 U होता है, 12 यूनिफाइड यूनिट एक कार्बन एटम का। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो एक का होता है हमारे पास 16 U। तो हमारे पास अगर दो हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में तो दिस विल बी 32U। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो मेरे पास 44 यूनिफाइड मास आएगा। 44 यूनिफाइड मास मेरे से मैं क्या बता पा रहा हूँ कि इसका जो मोलर मास होगा वो भी कितना होगा, 44 ग्राम। अगेन वी आर नॉट गोइंग इन वेरी मच डिटेल, तो दिस इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास मोल क्या होता है, आपके पास मोलर मास क्या होता है। आपको मोलर मास से मोल कैसे चेंज करने हैं, आपको अगर वेट दे रखा है तो उससे मोल कैसे बनाने हैं, उसको अब हम एक बार और समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे, हम बात कर रहे हैं मोल्स की या नंबर ऑफ मोल्स की। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स समझने से पहले एक चीज का ध्यान रखना कि आपके पास अगर मुझको बताना है कि आपका नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स से हमने क्या समझा भाई, मोल हमारे पास एक डब्बा है। अब इस डब्बे के बारे में दो चार चीजें और समझ लेते हैं पहले तो, कि ये जो हमारे पास डब्बा है, अगर एक डब्बा है, मान लेते हैं हम CO2 का एग्जांपल ले रहे हैं अभी के लिए, मेरे पास अगर CO2 का ये डब्बा है तो अभी हमने समझा कि इसका जो मास होगा ये 44 ग्राम होगा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे दो डब्बे हैं तो उसका मास कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 88 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक डब्बे का मास 44 है तो दो डब्बे का मेरे पास 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास ऐसे ही अगर मेरे पास तीन डब्बे हैं तो उनका मास कितना हो जाएगा, तीन का मास मेरे पास इसमें 44 और ऐड कर दो तो हमारे पास 44 + 44 + 44 इसमें और ऐड करेंगे तो दिस विल बी 122 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं है हमारे लिए समझना कि अगर हमारे पास एक मोल है तो उसका अगर 44 ग्राम है तो दो मोल का 88 होगा, तीन मोल का उसी का 3 टाइम्स हो जाएगा। इसमें ये क्या है, ये तो हमारे पास मोलर मास है। मोलर मास किसका है, मोलर मास अभी हमने CO2 का एग्जांपल लिया था, दिस इज मोलर मास ऑफ CO2। ये जो मोलर मास ऑफ CO2 है ये हमारे पास चेंज नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द मास ऑफ एक डब्बा। एक डब्बे का जो हमारे पास मास है दैट इज योर मोलर मास। लेकिन हमारे पास जितने ज्यादा डब्बे होंगे उतना ज्यादा वो मास बढ़ जाएगा, हमारे पास टोटल मास बढ़ जाएगा। तो तीन डब्बे होंगे तो इतना होगा, दो डब्बे होंगे तो इतना होगा। तो लेकिन उससे हमारे पास एक मोल का जो मास है, एक डब्बे का जो मास है वो चेंज नहीं होगा, वो हमारे पास 44 का 44 ही रहेगा। तो दिस इज योर वेट ऑफ सब्सटेंस या फिर मास ऑफ सब्सटेंस।
ठीक है, इतना हम समझ पा रहे हैं। तो वेट ऑफ सब्सटेंस अगर ये है और मोलर मास ये है, तो क्या आप बैक कैलकुलेशन करके इसके नंबर ऑफ मोल्स भी बता सकते हो कि कितने डब्बे हैं, क्या आप वो भी बता सकते हो? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन इज दैट डूएबल इफ यू हैव बीन गिवन कि आपके पास टोटल सब्सटेंस कितना है, टोटल हम आपको वेट दे दिया कि आपके पास CO2 88 ग्राम था या 122 ग्राम था या और भी कुछ भी ग्राम था, तो क्या उससे आप बैक कैलकुलेशन करके, क्यों, क्योंकि ये आपके 44 ग्राम एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये आपका स्मॉलर मास है, क्या अगर आपको ये दो क्वांटिटी पता है, क्या आप नंबर ऑफ मोल्स को वापस कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी समझते हैं। ठीक है, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है वो ये आता है, बड़ा सिंपल आटे दाल का हिसाब है कि आपके पास 3 मोल्स थे, तो उसका मास कितना हो गया आपके पास 122 हो गया ग्राम। ठीक है, आपके पास 1 मोल था, तो कितना मास हो गया भाई उसका, आपके पास 44 ग्राम हो गया। अब आपको क्या दे रखा है, ये तो एक एग्जांपल हो गया, आपको क्या दे रखा है, आपको दे दिया मान लो दैट यू हैव बीन गिवन 4 grams of H2 gas, calculate the number of moles। तो आप कैसे कर सकते हो? कुछ बहुत मुश्किल नहीं है इसको समझना, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं कैलकुलेट करना मोल्स को, बहुत आसान है कि आपके पास 4 ग्राम इज द टोटल। ठीक है, और H2 का आपके पास एक डब्बे का मास कितना होता है, एक डब्बे का ग्राम कितना होता है, एक डब्बे का वेट कितना होता है, कितने ग्राम में होता है? हम किसकी बात कर रहे हैं, एक डब्बे की, मतलब 1 मोल की। 1 मोल की मतलब मोलर वेट की या मोलर मास की। तो H2 का मोलर मास कितना होता है, अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, कैलकुलेट करना है बहुत सारा, एक और एक दो। तो आपके पास H2 का जो मोलर वेट है दैट इज योर 2 ग्राम, आपके पास जो गिवन वेट है दैट इज योर 4 ग्राम, एंड 2 ग्राम को हम मोलर वेट करें, इसको मैं m से डिनोट करता हूं। तो मेरे पास वेट ऑफ योर सब्सटेंसेस 4 ग्राम, वेट ऑफ मोलर वेट ऑफ योर सब्सटेंसेस 2 ग्राम। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है, या मैं ऐसा बोलूं कि आपके पास टोटल वेट जो था डब्बों का वो 4 ग्राम था, आपके पास एक डब्बे का वेट 2 ग्राम था, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डब्बे कितने हुए? बहुत आसान है समझना, आप 4 को डिवाइड करोगे 2 से और आपके पास आंसर आ जाएगा दैट दिस विल बी 2 डब्बे, या फिर मैं बोलूंगा इसके इसमें 2 मोल्स ऑफ H2 गैस। ठीक है जी, बहुत आसान है समझना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको अगर गिवन मास दे रखा है, आपको सब्सटेंस का मास दे रखा है, आपको उसका मोलर मास पता है, तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, एक और तरीका है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या है? दिस इज द मेथड व्हेन यू हैव बीन गिवन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कैसे? आपको क्या बताया अभी कि आपके पास जो एक डब्बा है उस डब्बे में कितने पार्टिकल हैं, उस डब्बे में आपके पास 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। दिस इज योर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन सिंगल डब्बा, वन सिंगल मूल। ये डब्बे का नाम ही मूल है, बार बार बताऊंगा नहीं, बार बार कंफ्यूज मत होना। डब्बे की जब भी हम बात करें मूल की बात करें, मूल की जब भी हम बात करें हम इस डब्बे की बात कर रहे हैं, वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। ठीक है, हमें पता है कि एक डब्बे में हमारे पास 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो अब अगर मुझे दे दिया जाए, इसी को पहले और समझ लो कि इसी को मैं एवोगाड्रो नंबर भी बोलता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। एक अवोगाड्रो का ही मतलब है इसमें 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। तो 1 टाइम्स Na इज द सेम एज दिस। तो हमारे पास एक डब्बे में इतने पार्टिकल हैं। अब आपको क्या दे दिया, आपको अगर दे दिया जाए कि आपके पास 2 डब्बे हैं, आपके पास इन 2 डब्बों का मास कितना होगा, या मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, वो आप कैसे बताओगे? दिस विल बी कि एक डब्बे में तो 1 Na होता है, एक एवोगाड्रो नंबर होता है, दूसरे डब्बे में 1 एवोगाड्रो नंबर ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 2 एवोगाड्रो नंबर हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक डब्बे में पता था इतने पार्टिकल थे, तो आपको 2 डब्बे में बता दोगे इतने पार्टिकल होंगे। ऐसे ही आपके पास अगर 3 डब्बे होंगे तो उसका क्या मतलब होगा भाई आपके पास, कि आपके पास 3 एवोगाड्रो पार्टिकल हैं।
3 इंटू 10⁻, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, या फिर 3 अवोगाड्रो नंबर के पार्टिकल्स हैं आपके पास, राइट। तो ये आप समझ सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, आपको आप अगर आपको दे दिया जाएगा कि आपके पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल किसी सब्सटेंस के 3 Na हैं, 3 अवोगाड्रो नंबर हैं, 4 अवोगाड्रो नंबर हैं, तो आप उससे बैक कैलकुलेशन करके ये बता सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल में आपको दे दिया गया है कि अ सब्सटेंस हैज ए टोटल ऑफ 3, 3 मत लिखो, 18.066 इंटू 10⁻23 number of particles you have to calculate the number of moles. चलो जी, कैसे करेंगे भाई इसको? बहुत सिंपल है इसको करना। आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, आपको आपको ये भी पता है कि आपके एक मूल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो आपके कितने मूल ये बन जाएंगे, ये आपको बहुत सिंपल तरीके से बताना है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसका कैलकुलेशन? बहुत सिंपल है इसका कैलकुलेशन करना, कि भाई आपको क्या दे दिया गया, आपको दे दिया गया है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, आपको पता है एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे, 18.066 इंटू 10, सॉरी 6 पॉइंट, एक मिनट रुकना, ठीक है। आपको एक मोल में पता है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स्ड होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं तो आपको बहुत सिंपल है समझना, अगर एक का इतना है और आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं, तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स विल बी कि आपको कितने पार्टिकल गिवन हैं और एक मोल में कितना होता है, तो आपके पास 18.066 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, दिस गिव्स यू 3, क्योंकि ये इससे कट गया और ये इस पे चला जाएगा 3 पे, तो आपके पास देयर आर 3 मोल्स ऑफ दैट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस के पास 3 मोल प्रेजेंट थे इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज दिस मच, ठीक है। ये भी हमने समझ लिया। एक और तरीका जो है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन ही करेंगे। अब किससे करेंगे? हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एस टी पी। अच्छा, एस टी पी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बहुत आसान है। एस टी पी कोई चीज़ नहीं होती, एस टी पी होता है आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड चीज का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड चीज वो होती है जो आपकी फिक्स्ड होती है। जैसे आपके पास स्कूल्स में एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, वो आपकी फिक्स टेक्स्ट बुक हैं, उन्हें आपको लेना ही पड़ेगा, उनसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके जेई के लिए, नीट के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड पे अगर आप पढ़ लोगे, उसके बाद आप कहीं और उसको आगे किसी रेफरेंस बुक से या किसी भी और एक्स्ट्रा किताब से, किसी ऑथर की किताब से फिर आगे उसे पढ़ोगे। लेकिन आपके पास स्टैंडर्ड वो चीज़ होती है जिससे आपको अपना बेस लेके चलते हो, जिससे आप हर चीज़ को मेजर करते हो। तो उसी स्टैंडर्ड की बात करें अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म्स में, तो गैसेस के लिए जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर हम लेके चलते हैं, दैट टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम बोल सकते हैं 273.15 केल्विन।
और जो प्रेशर होता है दैट इज 1 बार। ठीक है जी। बार हमारे पास प्रेशर की यूनिट होती है, हमारे पास 1 एटीएम भी हम ले सकते हैं, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली बहुत सिमिलर होते हैं, अप्रोक्सीमेटली बहुत एक जैसे होते हैं। तो प्रेशर कैन बी 1 बार और प्रेशर कैन बी 270 एंड टेम्परेचर कैन बी 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। इन दोनों ही केसेस में हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास ये दो कंडीशन फुलफिल्ड हैं तो हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है। अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री है, प्रेशर हमारे पास 1 बार है या 1 एटीएम है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रेशर? समझने की यहाँ पे जरूरत है कि आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो फिक्स्ड होता है किसी भी गैस के लिए, किसी भी हाइड्रोजन के लिए, क्लोरीन के लिए, आपके पास किसी भी H2O के वेपर्स के लिए, सबके पास अगर आपके पास एसटीपी कंडीशन है, सो वॉल्यूम ऑफ गैस, volume of any gas at STP condition is always constant and is always constant। इतना ही समझो कि आपके पास जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है कोई भी गैस की, अगर हम बात कर रहे हैं और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट द स्टैंडर्ड प्रेशर विच इज 1 बार, तो उसका हमारे पास हमेशा जो अमाउंट होगा वो फिक्स्ड होगा। अब वो कैसे होगा? मान लो आपके पास वही एक डब्बे वाला एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास एक डब्बा है H2 गैस का, हमको पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इस डब्बे में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन का डब्बा है, H2 का डब्बा है। सो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होंगे। अगर ऐसा है तो इसका प्रेशर कितना होगा? अगर हम प्रेशर अगर इसका 1 बार होगा और इसका टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर अगर इसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? अब बचपन में आपने पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा हुआ है, पढ़ा होगा तो नहीं, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अब समझ लो दैट पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को यहाँ पे रख के देखते हो और इस डब्बे में आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है कितने हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे क्योंकि आप पहले ही पढ़ के आए हो। तो यहाँ से आपका जो वॉल्यूम निकल आता है, प्रेशर की वॉल्यूम, प्रेशर की वैल्यू रखे, टेम्परेचर की वैल्यू रखे, आर की वैल्यू रखे और एन की वैल्यू रखे, दिस कम्स आउट टू बी 22.4 लीटर्स। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि एक डब्बा ऑफ H2 गैस, मतलब एक मोल ऑफ H2 गैस का वॉल्यूम एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन विल बी 22.4 लीटर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मैंने क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस at standard temperature and pressure conditions is always 22.4 लीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपने पहले भी पढ़ी होगी, अभी भी अगर नहीं पढ़ी है तो दोबारा पढ़ लिया आपने, अगर नहीं पढ़ी थी तो एक बार रिवाइज हो गई है आपकी। ठीक है जी। अच्छा, मतलब मेरे पास 1 मोल का कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम मेरे पास हमेशा फिक्स रहेगा। तो अगर 2 मोल का हो तो 2 मोल का होगा तो मतलब इसका डबल अमाउंट, डबल अमाउंट तो हमारे पास का वॉल्यूम क्या होगा? वो भी डबल हो जाएगा। मेक सेंस टू अस, राइट? अच्छा, अगर इसका 3 मोल होगा तो हमारे पास 22.4 इंटू 3 हो जाएगा। तो क्या मैं इससे भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं जैसे हमने बाकी वेट के लिए और नंबर ऑफ पार्टिकल से किए थे? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, 1 मोल है और उसके साथ 1 मोल से एसोसिएटेड मेरे पास एक
वॉल्यूम है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ है तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन इससे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करूंगा नंबर ऑफ मोल्स से कैलकुलेशन? मैं क्या करूंगा कि मेरे पास गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कितना होगा उसको लूंगा। मेरे पास व्हाट इज द गिवन वॉल्यूम, ये ध्यान रखना कि इसको लीटर में ही लोगे आप, क्योंकि ये भी आपके पास लीटर में है। डिवाइड कर दूंगा मैं उसको, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंडीशन विच इज 22.4 लीटर्स। ठीक है, और यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी, एक बार इसको समराइज करते हैं, फिर इसके काफी सारे और भी एग्जांपल करेंगे। दैट योर नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के मेरे पास तीन मेथड हैं। कौन कौन से, समझ लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड है? पहली बात तो इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, पहला मेथड क्या है? मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, द नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23। ये डिवाइड करूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास मेथड था जो हमने पढ़ा, दैट वाज अगर हमको मास, या फिर हम कह सकते हैं वेट ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन। ठीक है, अगर आपको मास या वेट किसी सब्सटेंस का गिवन है तो उससे आप क्या करोगे? उससे भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। उसके लिए आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बनेगा, दैट विल बी कि आपके पास गिवन वेट कितना है सब्सटेंस का, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास या मोलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। चलिए, थर्ड जो आपका तरीका जो हमने अभी अभी पढ़ा, दैट वाज कि आपको अगर एसटीपी पे वॉल्यूम गिवन हो किसी भी गैस का, तो आपके पास क्या गिवन होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज गिवन। अगर आपको इस वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी गिवन है तो आप उससे कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे? आप उससे कैलकुलेट करेंगे दैट वट एवर इज योर वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन इन ग्राम्स, सॉरी इन लीटर्स, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। तो इन तीनों चीजों से, इन तीनों फॉर्मूले का ही आपके पास बहुत सारा काम आएगा, और इन तीनों से ही आपके पास एक ही चीज आएगी, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। तो जरूरी नहीं आपको तीनों चीजें गिवन हो, आपको कोई एक भी चीज गिवन हो सकती है और आपको उसका नंबर ऑफ मोल्स पूछने की कोशिश की जा सकती है। अब ये जो चीजें हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये आप अपने 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन अभी भी आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का काम आएगा। अब जो काम आएगा वो आएगा आपके पास मोल फ्रैक्शन जैसी क्वांटिटीज़ में। अब जो ये मोल फ्रैक्शन जैसी क्वांटिटीज़ हैं, अब इनको समझने के लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट कंसंट्रेशन की टर्म्स की तरफ चलते हैं, विच इज़ मोल फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम एक काई सिंबल से।
काई कह लो, जाई कह लो, बतेरे नाम होते हैं, इसको बोलने के तरीके अलग हैं, बट इसको जो ग्रीक लेटर है इसको हम काई ही बोलते हैं, कुछ लोग इसको एक्स भी बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं उससे हमें मैटर नहीं है, क्या इसका मतलब है वो हमको समझ में आना चाहिए, वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की, तो आपको मोल बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मोल क्या होता है। फ्रैक्शन भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई दो चीजों का रेशियो ले लो, दैट गिव्स यू फ्रैक्शन, एंड उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हम अब बात कर रहे थे कंसंट्रेशन की, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ कंसंट्रेशन टर्म। कौन सी वाली थी, शायद ये हमारे पास सेकंड पार्ट था इसका। ठीक है, ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, इसमें हम मोल्स का फ्रैक्शन लेंगे। अब किसके मोल्स का फ्रैक्शन लेंगे, मोल्स हमने गिनने सीख लिए हैं, मोल हमने कैलकुलेट करने भी सीख लिए हैं। वी कैन टेक द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सॉल्यूट, और वी कैन टेक द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सॉल्वेंट एज वेल। आपके पास अगर बाइनरी सिस्टम है, या आपके पास तीन कंपोनेंट का, चार कंपोनेंट का, कितने भी कंपोनेंट का अगर आपके पास सिस्टम है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं ईच कंपोनेंट के लिए, और उन कंपोनेंट्स का फिर हम एक फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब कैसे होता है, एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझेंगे कि मान लेते हैं आपके पास 1 मोल ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, is dissolved in is dissolved in 90 grams of H2O। अब एक चीज का तो मैंने आपको मोल दे दिए, दूसरे के कैसे आपको कैलकुलेट करने हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन का एग्जांपल है। 1 मोल ऑफ NaOH आपको गिवन है, उसको डिसॉल्व किया है आपने 90 ग्राम्स ऑफ H2O में। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड H2O। दोनों का ही करना है, पहला पार्ट आपके पास NaOH का निकालना है, दूसरा पार्ट आपके पास H2O का निकालना है। तो इसको करेंगे कैसे, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपके पास पहली बात तो मोल फ्रैक्शन आपको निकालने को पूछी है, तो आपको मोल एक के तो पता है, आपको दूसरे कंपोनेंट के भी मोल निकालने होंगे। अब मोल कैसे निकालने होंगे, आपको गिवन है कि आपके पास 90 ग्राम पानी है, और 90 ग्राम का पानी का क्या मतलब है कि आपके पास कुछ डब्बे हैं, और उन डब्बों का जो टोटल वजन है वो 90 ग्राम है। लेकिन आपको पता है H2O के एक डब्बे का, क्योंकि H2O का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है, तो H2O के एक डब्बे का जो मास है दैट इज 18 ग्राम। अगर ये आपको पता है तो क्या आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे भाई आपके पास, दीज विल बी योर गिवन वेट ऑफ योर H2O, गिवन weight of H2O divided by your molar mass of H2O। अच्छा, गिवन वेट आपको 90 दिया है, आपके पास मोलर वेट आपको 18 दिया है, तो इससे आप निकाल सकते हैं कि आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी 5 मोल्स। तो मतलब आपके पास ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, इट हैज 1 मोल ऑफ NaOH, एंड दिस 1 मोल ऑफ NaOH इज रिजॉल्व्ड इन 5 मोल्स 5 मोल्स ऑफ H2O। तो अब इससे क्या निकाल सकते हो आप, इससे आप निकाल सकते हो कि आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, इससे अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन इसको हम काई लिखते हैं फॉर NaOH, अगर हमको निकालनी है तो अब फॉर्मूला भी समझ लेंगे इसके। हम इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम N से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH divided by the total number of moles in the mixture। ठीक है जी, ऊपर भी इसको थोड़ा सा हम चेंज ही कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दो कंपोनेंट, दो चीजें हो गई हमारे पास यहाँ पे, एक तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, दूसरा हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर मिक्सचर। अच्छा, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं भाई, ये तो आपको बस गिवन है, क्वेश्चन में ही दे दिया था कि दिस इज 1।
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर कितने हो गए भाई। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर का मतलब आपके पास मिक्सचर में दो कंपोनेंट हैं, एक तो NaOH एक H2O। एक कंपोनेंट के कितने मोल हैं, एक, और आपके पास H2O के कितने मोल हैं, 5। तो टोटल आपके पास मोल्स कितने हो गए उस मिक्सचर में, दैट इज 1 + 5। कितना हो जाएगा भाई, 1 + 5। अगर मैं इसको बनाऊंगा, दिस विल बी 1/6। सो 1/6 विल बी द मोल फ्रैक्शन फॉर NaOH। अब ये बहुत मुश्किल नहीं है समझना, बहुत सबसे सिंपलेस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स NaOH के लिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिवन मिक्सचर में कैसे आएंगे, दोनों कंपोनेंट आपके पास थे, उनके मोल्स नंबर ऑफ मोल्स को आपने ऐड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर आ गए, और उससे आपने इजी इसको सॉल्व करके बता दिया कि 1/6 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर NaOH। अब आपको क्या करना है, दूसरे पार्ट में आपसे पूछा था कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O भी आप ऐसे ही निकालोगे कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O in the mixture divided by total number of moles in the mixture। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आपने पिछली स्लाइड में भी कैलकुलेट किए थे सर, वो तो थे आपके पास 5 मोल। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने थे भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे आपके पास 5 + 1, तो ये हो गया आपके पास ये भी आपके पास मोल में हो गए। ठीक है, सो आपके पास ऊपर है 5, नीचे आपके पास 6। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि यहां पर भी मोल्स है ऊपर भी, और डिनोमिनेटर भी हमारे पास मोल्स हैं, तो मोल से मोल कट जाएगा, तो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन होती है, दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है जी। तो 5/6 इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इन द गिवन सॉल्यूशन जो आपको गिवन है। ठीक है जी, आपके गिवन सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमने NaOH का भी निकाल लिया, हमने H2O का भी निकाल लिया, दोनों का हमने मोल फ्रैक्शन को बहुत इजीली, बहुत समझ के, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया है। चलो ठीक है इतना। चलो जी, इतना अगर हमको समझ में आ गया है, अब इसमें आई होप कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो वी विल सी, डाउट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जितना हमने अभी पढ़ा है उसके कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और क्या करेंगे हम, और हम जो आगे हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स बची हैं, अब क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी, हम पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी, और हम पढ़ेंगे PPM एंड PPB के बारे में। ठीक है जी, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, ये दो तीन हमारी कंसंट्रेशन टर्म और बची हैं, ये और ये आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म होने वाली है अलोंग विद मोल फ्रैक्शन, जो आपके बहुत काम आएगी आगे के चैप्टर्स को भी समझने में, और आपके जो इक्विलिब्रियम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दोबारा जब आप पढ़ोगे जेई या नीट के लिए तो उसको समझने में बहुत काम आएंगी आपकी ये दोनों टर्म्स। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, तो थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल फॉर टुडे।